खुदावंद यसुम से कि कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपके होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। व्यूअर्स, हम आपकी तरह पास्टर शर्जील खान साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में सीख रहे थे। हम चाहते हैं कि आप इसी सिलसिले को कंटिन्यू करें और हमें मज़ीद साइंसदानों के बारे में बताइए। ये वाकई जो है वो मिस्र में एक बड़ी जो थी वो कह लीजिए कि ब्लेसिंग थी, जो उस दौर उनके साइंसदान जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे। उसकी वजह एक ये भी है कि मिस्र जो था वो कदीम सुपर पावर हुई है दुरुस्त। और पूरी दुनिया पर एक तरह से उसकी हुकूमत थी। पूरे तौर पर तो पूरी दुनिया पर नहीं, लेकिन ये है कि अफ्रीका से उनकी हुकूमत शुरू होती थी और अफ्रीका उस वक्त जो था वो दुनिया में इंतहाई ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। सही। अब जितना ज़्यादा जो है वो यानी तनज़ली का शिकार पेश किया जाता है, जी। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही। या उसकी जो सूरत हाल हुई है वो ऐसे नहीं थी। कदीम ज़माने में ये इंतहाई तरक्की याफ्ता, शादाब, सरसब्ज और इंतहाई जो है वो यानी खुशहाल इलाका था। मिस्र का इलाका में और जो है वो कदीम पूरे का पूरा अफ्रीका, ये बहुत ज़्यादा खुशहाल इलाके थे। इस वजह से वहाँ पे इल्म की बहुतात थी वहाँ पर, ये नहीं है कि नहीं थी। दरियाए नील जो मिस्र का है और जो है वो जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दरिया है अमेज़न के बाद, तो उसने उस इलाके को एक बहुत ज़्यादा हरियाली बख्शी थी। वहाँ पर खुशहाली भी बहुत थी। और जैसा कि मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि उनका जो सबसे कदीम साइंसदान या पहला साइंसदान भी हो गुज़रा है, इम्होटेप, तो उसकी वजह से उनके पास नॉलेज के बड़े ज़खायर थे। और दूसरी हुकूमतें जो इर्द गिर्द थीं, जिनमें असूरी हुकूमत, असूरी जो सकाफ़त थी, वो उनसे दूर थी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि वो मशरक़ वस्ता में थी। और मिस्र भी मशरक़ वस्ता का कह लीजिए कि अफ्रीका में दाखिल होने का मशरक़ वस्ता के लिए वो दरवाज़ा मिस्र है। दुरुस्त। क्योंकि फ़िलिस्तीन यानी गज़ा की पट्टी और मिस्र का फासला जो है वो आज के दौर में वो 5 घंटों की ड्राइव है सिर्फ। सही। यानी मशरक़ वस्ता से आप 5 घंटे का सफ़र करके बासानी मिस्र में दाखिल हो सकते हैं। यानी पूरे का पूरा बरे-आज़म बदल जाता है, आप अफ्रीका में चले जाते हैं। इस वजह से ये दौर जो था ये एक बहुत बड़ा जो है वो रास्ता रहा है, ये तिजारती इलाका, तिजारती शाहराह रही है। तो इसलिए पूरा मिस्र जो था वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। फिर अफ्रीका में जंगलात तो थे ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या था, इतने ज़्यादा जो है वो जंगली जानवर इस तरह से मौजूद नहीं थे जितने अब वो दंदनाते फिरते हैं। सही। वहाँ पर थे, लेकिन बादशाहियाँ बहुत थी, कबाइल थे, और कबाइल जो थे वो मुत्तहिद कबाइल भी थे, उनके ममालिक थे, और वो बड़े ही आराम और अमन व सुकून की ज़िंदगी बसर करते थे। तो ये सबब, और उनके पास बेशुमार जो है वो पैसा, उनके पास दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बहुत कुछ था। ये अफ्रीका में बहुत कुछ था। दुरुस्त। और आज भी आप देख लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गोल्ड माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। और अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो बाग अदन में से 4 दरिया निकलते थे, दुरुस्त। तो उसमें हवेला की सरजमीन है। और फिर ओफीर का इलाका जो है वो एक इलाका बताया गया है जहाँ का सोना चोखा है, ये जुमला लिखा हुआ है। तो वो ओफीर का इलाका जो है वो अफ्रीका की तरफ है, वो सारे का सारा वहाँ पर है। और आज भी सोना वहाँ बेशुमार मिकदार में मौजूद है। तो वहाँ पर उस वक्त जो था वो आम था। तो ये सूरत हाल जो थी वो मिस्र में एक ब्लेसिंग की तरह थी। यानी उनके पास जो थे वो हरियाली भी थी, फसलें भी थीं, उनके पास माल मवेशी भी थे, उनके पास जो है वो इल्म भी बहुत था, और उसका वो इस्तेमाल भी करते थे और जानते भी थे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और फिर ये था कि ये जो मिस्री थे, इनका जो साइंसदान जो मैंने जैसे पहले भी एक जो है प्रोग्राम में इम्होटेप के बारे में बताया, तो इम्होटेप से वो लोग जो थे वो बहुत कुछ सीख चुके थे। वो जहाँ से सीख के आया था हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दुरुस्त। उसने जो तरीक़ाकार उनको तिब के तरीके बताए थे, मेडिसिन के तरीके बताए थे, और दूसरे किस तरह से आप जो है वो यानी ज़मीन को सैराब कैसे कर सकते हैं,
ये वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम जो आबपाशी का निज़ाम था, उसने दरियाए नील से उनका निज़ाम भी उनको मुतारिफ करवाया था कि आप इसके ज़रिए अपने जो सहराई इलाके हैं उनको भी हरियाली में बदल सकते हैं। तो ये ज़रिया था। उसने और भी कई जो है वो तरीक़ाकार उनको बताए थे जो कि मुख्तलिफ शुबाजात में थे। तो लोग जो थे वो इल्म सीखते थे। तो फिर इनका एक और साइंसदान हुआ तो वो काफ़ी अरसे के बाद है, तकरीबन इमोटेप के तकरीबन 1100 बरस के बाद वो एक शख्स हुआ है जिसे अमानेम हतप कहा जाता है, वो हुआ अमानेम हतप। अब वो शख्स जो था वो 1800 कबल मसीह के ज़माने में, इमोटेप के तकरीबन 900 बरस के बाद या 1000 बरस ही लगा लीजिए कि एक मिलेनियम गुजरा है तकरीबन, जिसमें किसी भी बड़े साइंसदान का कोई नाम नहीं है। यानी शायद उनके बारे में कोई बाकियात मौजूद नहीं, इस वजह से हमें पता नहीं, या कुछ ऐसा हुआ है कि उस दौरान जो है वो मिस्र में कोई बड़ा साइंसदान नहीं हुआ। तो उनमें एक और शख्स हुआ जिसे एमएनएम हत कहा जाता है, वो हुआ है 1800 कबल मसीह में। यानी ये यूसुफ के ज़माने से 100 बरस कबल की बात है। सही। जब यूसुफ मिस्र में वो बनेगा, बादशाह बनेगा या बादशाह के बाद उसका नाइब बनेगा, तो उस दौर से तकरीबन 100 बरस पहले ये एमएनएम हत जो था वो हुआ है। और उसके बारे में ये बताया गया है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जो यानी दीवारों पर तहरीरें मौजूद हैं और पेपायरस पे लिखी हुई बातें बहुत सी मौजूद हैं। यानी उसकी चीज़ें बहुत सी महफूज की गई हैं। तो जिससे साबित ये हुआ कि ये तरीक़ाकार चीज़ों को महफूज करने का वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। और एक ख़ास बात जो इमोटेप के बारे में थी वो ये कि उसने पेपायरस बनाने का तरीक़ाकार भी बताया था, जिसे आज हम अंग्रेज़ी में पेपर कहते हैं। तो ये जो मिस्री ज़ुबान के लफ्ज़ पेपायरस से आया है जी। तो उससे वो उन्होंने क्या करते थे, वो लकड़ी का बुरादा लेकर उसको गलाकर उसको पानी में भिगोकर तो उसको चट्टानों पर जो है वो सपाट पत्थरों पर क्या करते थे, धूप में खुश्क करते थे। तो उससे क्या बन जाता था, उस पर पेपर बन जाता था जिस पे वो तहरीरें करता था इम्होटेप। तो उसने तरीकाकार बताया है। तो उसके बाद जो था फिर यानी कि वो मूजद था इन चीज़ों का। उसके बाद फिर क्या है, ये पेपर जो है वो बनना ज़्यादा शुरू हो गया और एमएनएम हत के ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बननी शुरू हो गई, कुछ एडवांस तरीके से बनना शुरू हो गई क्योंकि उसने उनमें बेहतरी लानी शुरू कर दी। इम्होटेप की तालीमात जो थी उनके पास या जो उसका तरीक़ाकार था उसको उसने और क्या किया, उसने उसमें तजदीद शुरू कर दी, उसमें बेहतरी लानी शुरू की। स्टेप पिरामिड उसने बनवाया था इम्होटेप ने, लेकिन इसने एमएनएम हत ने बाद में बिल्कुल सीधे जो थे वो पिरामिड बनवाने शुरू किए कि कोई भी चीज़ जो है मौसमी असरात उन पर तगय्युर का बायस ना बने। सही। मौसम से जो है वो पानी अगर आ जाए तो उससे भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो हम देखते हैं कि आज भी जो है वो एहराम वैसे के वैसे ही सर उठाए खड़े हैं, सिर्फ उनका रंग उड़ गया है, ये नहीं है कि नहीं उड़ा। लेकिन उस वक्त उसने क्या किया, उसने यानी चूने के पत्थर उसका बेतहाशा इस्तेमाल करवाया ये बनवाने में, एहराम बनवाने में। एमएनएम हत ने उसके ज़रिए क्या सूरत हाल हुई कि जब चूने के पत्थर से बनवाए गए हैं तो उनमें जब वो बाहर से बिल्कुल बनवाया जाता था या नया बनता था तो उस पे सफ़ेदी होती थी और बहुत वो दूर से इंतहाई चमकदार हो जाता था, तो उसकी खूबसूरती बेतहाशा होती थी। यानी तसव्वुर कीजिए कि एक 3 डायमेंशनल तस्वीर है और वो दूर से ही आप मिस्र में एंटर हो रहे हैं तो दूर से एक इंतहाई बुलंद इमारत है और उस पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो उसकी चमक दूर दूर तक जो है वो चली जाती। तो ये टेक्निकल जो तरीकाकार था, इंजीनियरिंग की जो थी महारत, उसका शाहकार जो था वो इसने एमएनएम हत ने बनवाने शुरू किए थे। सही। इससे जो है वो इसका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और इसकी बातों को बहुत ज़्यादा तहरीर किया गया, लिखा गया। इसे भी मंदिर का पुजारी बनाया गया। ये भी एक आम जो था वो एक आम घराने से उठा था इम्होटेप की तरह और जो है वो बादशाह के महल में इसने दूसरे दर्जे का जो है वो रुतबा पाया था। तो ये फ़िरौन का ये भी वज़ीर बना। इसने जो आबपाशी का निज़ाम था वो बीच में आकर इम्होटेप के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद शायद लोग जो थे वो उससे बस उन्होंने कहा कि लगे बंधे तरीक़ाकार पर चलते हैं, लेकिन एमएनएम हत ने
उन चीज़ों को कई चीज़ों से क्या है बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इसने बहुत बुलंद इमारतें बनवाना शुरू की। इसके ज़माने में 100-100 मीटर ऊंचे टावर्स बने हुए थे, 100 मीटर ऊंचे। सोचिए कि आज हम सोचते हैं कि उस दौर में कहाँ पे जो है वो इतनी बुलंद इमारतें बनी होंगी। तो 100-100 मीटर ऊंचे टावर उसके ज़माने में मिस्र में बने हुए थे। जैसा हम देखते हैं कि वो सन डायल्स होते हैं, शमसी घड़ी जिसे कहा जाता है, उसमें एक पोल खड़ा किया जाता है काफ़ी ऊंचा सा, तो दरमियान में वो होता है किसी ऊंची जगह पर, और उसके इर्द गिर्द दायरा बना दिया जाता है और उसमें दर्जात होते हैं जिससे पता चलता है कि जो है वो साया जब ढल रहा है तो वो घड़ी का या टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। तो उसने जो सन डायल्स बनवाए थे वो बहुत उम्दा किस्म के, उसके अलावा रिहायशी इमारतें उसने 100-100 मीटर ऊंची बनवाई थी। सही। तो 100 मीटर का मतलब है जो है वो 350 फुट से भी ऊंचा, 450 फुट के करीब बुलंदी आ जाएगी। तो यानी जो है वो स्काई स्क्रैपर्स जो थे वो सिर्फ हमने ही नहीं बनवाए, हमारे ही दौर में ये नहीं बने, बल्कि मिस्र में बहुत अरसा पहले से बने थे। सही। उसके अलावा उसने क्या किया कि उसने मिस्र में ऐसे मंदिर बनवाए जो 400-400 फुट से ऊंचे थे, और उन इमारतों में उसने सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता था वो उसमें कांच लगवाया, ग्लास लगवाया। यानी वो ग्लास की जो है वो मेटलर्जी का सिस्टम था, केमिकल इंजीनियरिंग उनको आती थी। ये इसका एमएनएम हेथ का जो है वो ये सारे का सारा तरीकाकार था, और वो कांच बनवाते थे। रेत उनके पास बहुत ज्यादा थी, वो रेत को पिघलाते थे, उसमें से मिट्टी साफ की जाती, और जो चमकदार हिस्सा होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2। तो वो सिलिकॉन जो है वो असल में क्या है, कांच उससे बनता है। तो वो कांच को उससे अलग करते थे, सिलिकॉन ऑक्साइड को उससे अलग करके, तो फिर उसको क्या करते थे, उसको साफ करके कांच बनाते थे। सही। तो उससे कांच जब बनता था उसको वो मंदिर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, कमरे में वो लगाते थे, और वहां पर आग जलाई जाती थी उसके खास हिस्से में। उसके इर्द गिर्द भी कांच की वो क्या करते थे, सारी के सारा पोर्शन बनाते, और कांच भी ऐसा लगाते जिस पे आग असरअंदाज ना हो। जबरदस्त। यानी वो बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ टाइप का जो है वो कांच बना रहे थे। सही। और हम आज बना रहे हैं, हम आज भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब वो इस यानी उसकी कीमियाई खूबी से कैसे वाकिफ था कि वो क्यों जो है, यानी कांच की एक खूबी ये है, कांच हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, या सब लोग वो ये जानते हैं कि कांच का जो मॉलिक्यूलरी साख्त होती है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो किसी सॉलिड का नहीं होता। ये एक ऐसा सॉलिड नजर आता है कांच, जो हमेशा इसकी मॉलिक्यूलर साख्त जो है वो लिक्विड की है। सही। किसी भी मॉलिक्यूल का जब वो आपस में जुड़ते हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान एक खास शेप होती है कि वो एक खास डिस्टेंस पर होते हैं, तब ही वो माया हालत में। लेकिन कांच में ये खूबी है कि ये वाहिद माया है जो ठोस हालत में नजर आता है और ठोस हो जाता है। तो इस वजह से अब उसको एमएनएम हेथ को इस चीज की प्रॉपर्टी मालूम थी कि कांच की ये खूबी होती, तो कितना माहिर केमिकल इंजीनियर होगा, और फिर उसका मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता था वो। उसमें वो दूरबीन के तौर पर भी वो अदसा बनाकर, जो लेंस होता है जिससे दूर की चीजें नजर आती हैं, जो दूरबीन में इस्तेमाल होता है, जो खुर्दबीन में इस्तेमाल होता है, तो वो लेंस मुहद्दिब अदसा कॉनकेव लेंस उसने बनाया था। यानी ये कोई हमारी इजाद नहीं है, ये उस दौर में वो बना चुके हैं, आज से 3800 साल पहले। तो ये वजह थी कि वो साइंसदान जो था वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है। फिर उसने उन चीजों का इस्तेमाल मेडिकल के शोबे में करना शुरू कर दिया, कांच का इस्तेमाल। उसने जो लावा होता है, उसने दूर दराज इलाकों में सफर किया, और लावे का जो है, जब लावा जमता है तो लावे को ठंडा करने के लिए अगर आप उसको डायरेक्ट लावा लें, गर्म लावा, उसको आप पानी में डाल दें फौरन, तो उससे जो कांच बनेगा, जो खास किस्म का पत्थर बनेगा या जो कांच बनेगा, उसे ऑब्सीडियन कहा जाता है। तो अगर आप उसकी धार बना लें, ठीक है, वो कांच टूटता भी है जल्दी, लेकिन अगर आप उसकी धार बना लें तो वो आपकी शरियान को काटने के भी काबिल है, वो इतना तेज होता है।
उतना तेज कोई भी मटेरियल आज तक हम नहीं बना सके। उतनी छुरी या कटर या कोई भी जो नश्तर होता है, जो सर्जरी में इस्तेमाल होता है, जराही में, ऑपरेशंस में, तो उतना तेज नश्तर भी कोई साइंसदान या कोई इंजीनियर नहीं बना सका है। जितना तेज वो ऑब्सीडियन ब्लेड होता है, वो कांच बनता है, लावे को आप पानी में डाल लें और उससे जब वो जम जाएगा तो फिर उसको आप तराश कर उसको आप कांच बना लें, उसको छुरी बना लें, उसको खंजर बना लें या कुछ भी। तो वो उस चीज का इस्तेमाल उसने एम हेथ ने ये करना शुरू किया था अपने दौर में तिब के शोबे में, यानी मेडिकल के शोबे में वो सर्जरी कर रहा था। तो सोचें कि कितनी बारीक सर्जरी भी वो करता होगा। और मिस्री इंतहाई ज्यादा खुशहाल हुए थे। उसके दौर में बादशाह उन्हें फिर उसे जो है वो खुद ब खुद सारा इंतजाम उसे दे रखा था कि तुम जो है वो सारा मिस्र का इंतजाम संभालो। और उसके दौर में फिर एक और ख़ास जो है वो वाक़या रूनमा होता है कि उसी के दौर में ये जो था, ये कहा जाता है कि ये आया है यूसुफ एक लड़के की शक्ल में जो है वो यहाँ पर गुलाम बनकर आया है। यूसुफ को बेचा गया यहाँ पर, और ये जब यहाँ पर आया है केनान की सरजमीन से ये आया था, तो वहाँ पर आकर जब इसे बेचा गया, फिर इसकी जो ख्वाब देखकर उसकी ताबीर करने की जो सलाहियत थी, जो खुदा की तरफ से वदीयत थी, एक ब्लेसिंग थी इसके पास, और फिर खुदा पर इसका ईमान जो था, उसके बायस जो था वो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ गई। तो वो एम हेथ जो था वो उस वक्त बूढ़ा होने वाला था, यानी वो आखिरी उम्र के हिस्से में था। तो उसने फिर क्या है, इसके साथ काफ़ी जो है वो राब्ता रखा है यूसुफ के साथ, फिर इससे मालूमात हासिल की हैं कि तुम किस तरह से ख्वाबों की ताबीर कर लेते हो। मैं तो मौसमी हालात और सितारों की चालें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी वो यकीनन अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए पंडित था वो, इसीलिए पुजारी भी था। तो तुम कैसे जानते हो? तुम किसी इलाके के पंडित नहीं हो, तुम पुजारी नहीं हो, तुम एक नौजवान से लड़के हो, तुमने ये सब कुछ कैसे जान लिया? तो ये जब इसने अपने खुदा के बारे में उसे बताया, तो मेरा ये मानना है, वहाँ पे ये सारी तहरीरें तो हर तरह से जो है मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका दौर जो है वो ये उससे मिला, और ये लिखा गया है। एक ख़ास चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि इम्होटेप II से ये मिला। सही। इम्होटेप पहला जो था वो इससे तकरीबन 900 साल पहले गुजर चुका है, लेकिन इम्होटेप II उसे कहा गया, इम्होटेप दोम से ये मिला। एम हेथ जो था ये इम्होटेप II से मिला। अब उसकी जो है वो एक और मिस्ट्री थी कि इम्होटेप II कौन था, तो हम उसको जो है वो रिवील करेंगे, बाद में जानेंगे कि वो कौन था। सही। तो ये क्या था? अब ये यूसुफ से मिला, उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है? तो इसने जब ये बताया कि मेरा जिंदा खुदा है, मेरे बाप दादा का खुदा है, उसने हम पर ये चीजें जाहिर की हैं। और जब उसे बताया कि मेरे लोग जो हैं वो केनान में हैं, मेरे बाप मेरे दादा जो थे वो केनानी थे या केनान में रहते थे, तो इस तरह से खुदा ने उनसे वादा किया है कि दुनिया की सब कौमें उनके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा तो कहा गया है। तो उसकी वजह यही थी क्योंकि उनका ईमान बहुत वसी था उन लोगों का। उन्होंने लिखी हुई तहरीरें तो खुदा की उनके पास मौजूद नहीं थी, खुदा जो उनसे कलाम करता था उसी पर ईमान रखते थे। तो यही बातें उनके ईमान का बायस थी और उसी पर वो चल पड़े थे। स्टेप ऑफ फेथ जो था वो उन्होंने खुदा की कही हुई बात पर ही लिया था। जो बात सीना बसीना मुंतकिल हुई उसी पर उन्होंने ईमान रखा था। अब्राहम ने इसहाक को बहुत सी बातें बताई, तो फिर बाद में उसके गुजर जाने के बाद खुदा ने इसहाक से बातें की, तो उसी तरह से उसने याकूब को बहुत सी बातें बताई। लेकिन जब खुदा ने याकूब से बात शुरू की है तो इसहाक जो है वो उसके पास नहीं था। तो इस वजह से वो खुदा की बातों पर जो ईमान रखते थे वो सब बातें जो थीं वो उन्होंने अपने दिल में रखी और अपनी औलाद को मुंतकिल की। यूसुफ अपने बाप का प्यारा था और बाप उससे बहुत सी बातें जो खुदा के कलाम या खुदा के इल्हाम की थीं उससे शेयर करता था। इस वजह से उसका ईमान बहुत डेवलप हुआ। तो उसने ये बताया कि खुदा जो है वो मेरे बाप दादा से कलाम करता था और याकूब उसको सब कुछ बताता था। उसमें जो घमंड पैदा हुआ था वो घमंड खुदा ने उसको बेचकर, और उसको बेचकर तो खुदा ने ऐसा नहीं किया, यानी जब वो उसको बेच दिया गया, उसके भाइयों ने बेच दिया मिस्र में, तो फिर वहां पर उसको फिर सजा में वो चला गया
जाते ही तो उसको जो है फिर कुछ ही अरसे के बाद तो सजा हो गई, वो जेल में चला गया। तो वहां पर उसको वो सब्र उसको बहुत सा मिला था, उसने सब्र करना सीखा। वो जो जल्दबाजी उसमें पाई जाती थी यूसुफ में, हम उसकी जिंदगी के इस पहलू से वाकिफ नहीं होते। बहुत से लोग हम यूसुफ को हमेशा बहुत अच्छा पिक्चर उसकी बना के पेश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक जल्दबाजी भी थी कि वो जल्दी से हर बात जो था वो जाके सबको बयान कर देता था। और अमसाल की किताब में लिखा है कि खुदावंद का जलाल राजदारी में है। ये बात उसमें नहीं थी। सही। ये बात उसने सीखी मिस्र में जाकर कैद में रहकर कि जल्दबाजी में हर काम नहीं करो, ठीक है। उसने ये चीज वहां पे जाकर सीखी, तो उसको फिर इस चीज का अंदाजा हुआ। और एमएनएम हेथ ने जब ये देख लिया कि ये शख्स जो है वो इतनी बड़ी बातें बयान कर रहा है और फिर इसका खुदा इससे बातें करता है या इससे बातचीत उसने की है, इसको ख्वाब दिखाए हैं कि सारे जो है वो इसके माँ बाप और 12 पूले जो हैं, 11 पूले, वो सब इसको सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद और 11 सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। तो उस चीज के बारे में जब उसको पता चला तो उसने बहुत सी बातें इससे पूछी और फिर इसको पता चल गया कि यूसुफ ने बताया कि वो मेरे ही खानदान के लोगों की बात हो रही है, तो इस तरह से खुदा हमारे साथ पेश आएगा। और पुराने आबाओ अजदाद ने हमारे आबाओ अजदाद को जो जो बातें बताई थी, नूह के बारे में बताया था, हनूक के बारे में बताया था और आदम के बारे में सब कुछ बताया था, ये बातें उन तक सीना बसीना मुंतकिल हुई थी, पहुंची थी और यूसुफ को पता थी। इस वजह से उसका ईमान बहुत पुख्ता था। तो उसने जब ये बातें एमएनएम हेथ से शेयर की तो एमएनएम हेथ को भी इसके बारे में क्या हुआ, तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इसके खुदा के बारे में भी जाने। उसने बहुत सी बातें उनके बारे में भी सुन रखी होंगी कि किस किस तरह से केनान में जो है वो इनके लोग जो है वो आए हैं, क्योंकि उससे कुछ अरसा पहले, तकरीबन 200 साल पहले अब्राहम भी मिस्र में आ चुका था और उसकी स्टोरी वहां पर जरूर मौजूद थी, क्योंकि बादशाह जो थे वो अपने स्टोरीज को लिखवाते थे। जो भी वाकयात होते थे, बादशाहों के दरबारों में एक एक कातिब जरूर होता था कि आज जो कुछ बादशाह के यहाँ हुआ वो लिखते थे, आज जो कुछ बादशाह ने बोला वो लिख लेते थे। तो वो कातिब होते थे और वो उनके तुमार बनाकर उनको खजाने में जमा करते थे, उनकी लाइब्रेरी में महफूज करते थे। तो इस तरह से ये बहुत सी बातें उनके पास मौजूद थी कि अब्राहम एक आया था। तो जब यूसुफ ने बताया कि वो तो मेरा दादा था, यानी बड़े दादा थे वो, तो इस तरह से ये सारी बातें उसके पास जो है वो जब पहुंची तो एमएनएम हेथ को भी तजस्सुस पैदा हुआ। तो उसके बारे में मजीद जानना उसने शुरू किया। और फिर एक वक्त आया कि जब ये जो था वो काफी बूढ़ा हो गया है, तो यूसुफ को फिर आखिरकार क्या है, कैद से निकाल कर उसको सरफराज कर दिया गया और वो पूरे मिस्र का हाकिम बना, क्योंकि उसने फिरौन के ख्वाब का जो था वो असल मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे जो है वो दौर आएगा, जो 7 साल जो है फरावानी का दौर है, फिर 7 साल कहत का दौर है, तो उसमें आप सब कुछ जमा कर लें। तो इसकी दानाई और इसकी हिकमत देखते हुए बादशाह ऑर्डर जारी करता है कि इसको वजीर बना दिया जाए, इसको सेकंड इन कमांड बना दिया जाए। तो वो जब बना दिया गया तो उस सूरत में फिर क्या है, इसको लोग जो थे, जब इसने ये सारा इंतजाम किया तो वहां पर लोगों के लिए इसने, जब फरावानी का दौर था तो बेतहाशा लोगों को इसने जॉब फ्राहम की, बहुत से लोगों को इसने फरावानी से जो है वो जमा करने का तरीकाकार बताया और उसके बाद जॉब क्रिएशन हो चुकी है। फिर उसके बाद जब वो कहत साली का दौर आया है 7 साल, तो इसने लोगों को क्या किया कि लोग, हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में कि वहां पर लोगों ने फिर इनके पास चीजें सोना चांदी रखवाना शुरू किया अनाज खरीदने के लिए। इसने दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्टोर रूम बनवाया था। मैं ये मानता हूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, उस दौर का सबसे बड़ा स्टोर रूम था, जो कुछ अरसा कबल जो है वो दरियाफ्त हुआ है, सहरा में दबा हुआ था। तो वो ऐसा जो है वो इसने पिरामिड की तरह बनवाया, लेकिन उसमें रोशनदान की तरह जो है वो जगह भी थी, उसमें हवा भी गुजरती थी। यूसुफ के जमाने की मौजूद गंदम के कई जो है वो हिस्से भी मौजूद थे और वो अभी तक फ्रेश थी। जबरदस्त। तो जिस तरीके से जो है फने तामीर का इंतजाम इसने किया था वो इसकी महारत का सबूत था। तो उससे क्या हुआ कि इसने इर्द गिर्द के इलाकों तक भी रसाई की। लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर इसके पास जो था वो अनाज हासिल किया था।
लोग दूर दूर से आने लगे थे इनके पास अनाज हासिल करने के लिए। केनान से इसके ख़ानदान के लोग आए थे कि भाई हमने खबर सुनी है कि मिस्र में अनाज है। तो लोग जो थे अनाज लेने के लिए आते थे और अपने माल असबाब या जो कुछ भी उनके पास होता वो रखते थे। तो मिस्र के लोग उस 7 साला दौर में ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल तो पैदा हुए होंगे क्योंकि कहत साली है, लेकिन इसकी वजह से फरावानी इतनी थी कि लोगों को मुश्किल पेश नहीं आती थी मिस्रियों को कि कहीं जाकर बाहर से अनाज खरीदें या बाहर से जाकर अनाज हासिल करें। इसलिए लोग इसको भी क्या नाम देते थे, इम्होटेप टू। सही। तो ये वो शख्स था यूसुफ जिसका नाम इम्होटेप टू रखा गया था कि ये वो शख्स है जो सलामती लेकर आया। इसकी वजह से सलामती आई है मिस्र में। और जब इसकी वफात होती है यूसुफ की, तो वहां तक क्या होता है कि इसका जो मकबरा बनवाया गया या जो इसकी कब्र बनवाई गई, तो उसके ऊपर इसका नाम इम्होटेप टू लिखा हुआ है। और बाद अज़ां कैसे पता चला, क्योंकि फिर इसकी लाश यानी इसकी जो हड्डियां थी वो जब ये 430 साल के बाद वहां से गए हैं, जो मुल्क इसराइल निकल कर गया है, जो बनी इसराइल कौम, तो अपने साथ वो ले गए थे। तो इसका मकबरा खाली था। सही। और उसके अंदर जो इसके बारे में बातें लिखी हुई थी और इसकी कुछ और चीजें शायद वो थी, तो वो वहीं पर मौजूद थी, जिससे पता चला कि ये यूसुफ ही है। सही। तो साइंटिस्ट इसको रिवील कर चुके हैं, दरियाफ्त कर चुके हैं, और फिर भी जो है वो कुछ एतराज करने वाले कहते हैं जी शायद ये कोई और था। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो एमएनएम हेथ है उसने इसके बारे में लिखा है कि ये इम्होटेप टू था। सही। क्योंकि अपने बुढ़ापे में भी वो अपने जो शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, उनको बता कर गया था कि इससे सीखना और इसके साथ जो है वो राब्ते में रहना, क्योंकि ये सलामती लेकर आया। तो इस वजह से उसने इसको जो है इम्होटेप कहा था। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो यकीनन वजह क्या थी, क्योंकि ये जिंदा खुदा को मानता था। आमीन। क्योंकि असल में सलामती जो लेकर आने वाला था वो है जो सलामती का शहजादा है। हमें उसको मानना है। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हमने बड़े दिलचस्प अंदाज में इतने सारे साइंसदानों के बारे में और स्पेशली खुदा के लोगों के बारे में जाना, जिससे हम लोगों को बहुत मज़ा भी आया और बहुत अच्छा भी लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। ये यकीनन ईमान की तक़वियत का बायस है। बिल्कुल। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी तरह आपको भी आपकी मालूमात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आपने प्रोग्राम को भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए और अपनी आरा से भी आगाह करते रहिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।